Brought to you by Edgeless Diagnostics. Agilus Diagnostics. साल 2004, जगह इजराइल की जेल। एक फिलिस्तीनी कैदी के सिर में जोर का दर्द उठा। अस्पताल में भर्ती हुआ तो पता चला दिमाग में ट्यूमर है। बीमारी एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी थी। थोड़ी सी गफलत से कैदी मर सकता था। किसी तरह उसका ऑपरेशन हुआ और जान बच गई। कट टू नवंबर 2023। उस रोज का कैदी और मरीज इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं ही इज द डेड मैन वॉकिंग, यानी उसका अंत नजदीक है। गाजा में घुसी इजराइल डिफेंस फोर्स आईडीएफ दिन रात उसकी तलाश कर रही है। 8 नवंबर को खबर आई कि वो किसी बंकर में छिपा है और आईडीएफ ने घेरेबंदी कर ली है। किसी भी वक्त मारा जा सकता है। दावा है कि उसके मरते ही गाजा पट्टी में हमास का नेटवर्क ध्वस्त हो जाएगा। इस शख्स का नाम है अबू इब्राहिम और इसे पूरी दुनिया याहिया सिनवार के नाम से जानती है। आज के शो में देखिए याहिया सिनवार की असली कहानी क्या है, उसने इजराइल को चकमा कैसे दिया और इजराइल हमास जंग में नया क्या हुआ। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतरराष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। आज के दिन याहिया सिनवार की दो मुख्य पहचान है। पहली, वो गाजा पट्टी में हमास का सरगना है और दूसरी, वो 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड है। इसलिए इजराइल पूरी दमखम से उसकी तलाश कर रहा है। लेकिन एक समय यही याहिया सिनवार उसकी जेल में बंद था और ताउम्र वहीं रहने वाला था। तो सवाल यह है कि याहिया बाहर कैसे निकला और कैसे इजराइल को चकमा देने में सफल रहा। शुरुआत से जानते हैं। याहिया सिनवार की पैदाइश खान यूनिस के रेफ्यूजी कैंप की है। खान यूनिस गाजा पट्टी के दक्षिण की तरफ है। हालिया जंग में उत्तरी गाजा छोड़ने वाले अधिकतर फिलिस्तीनी लोगों ने वहीं शरण ली। जिस समय सिनवार का जन्म हुआ, गाजा पट्टी पर इजिप्ट का नियंत्रण था। ये 1948 के दौर की बात है, जब अरब इजिप्ट वॉर हुआ। उसके बाद इजिप्ट ने गाजा पट्टी पर और जॉर्डन ने वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया था। इस लड़ाई से पहले सिनवार की फैमिली एशकोल में रहती थी। लड़ाई के बाद लाखों फिलिस्तीनियों का पलायन हुआ और इसी दौरान उसके परिवार ने गाजा में शरण ली। सिनवार का पूरा बचपन रिफ्यूजी कैंप में बीता, बाहरी शासन के अधीन। 1967 तक गाजा पट्टी पर इजिप्ट का कब्जा बरकरार रहा और फिर जंग हुई और इस दफा इजराइल इस सरजमी पर भी आ गया और 2005 तक बना रहा। इन्हीं सबके बीच सिनवार ने इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ गाजा में दाखिला लिया, अरबिक स्टडीज में बीए किया और इसी दौरान उसने स्टूडेंट्स को इजराइल के खिलाफ भड़काया। 1982 में सिनवार पहली बार गिरफ्तार हुआ एक संदिग्ध हरकत के आरोप में और 2 बरस तक जेल में रहा और यहां उसकी मुलाकात हुई सलाह शेहादे से। सलाह आगे चलकर हमास की मिलिट्री विंग अल कासिम ब्रिगेड का मुखिया बनने वाला था और 2002 में इजराइल ने उसे मौत के घाट उतार दिया था। खैर, सलाह सिनवार का पहला गुरु साबित हुआ। उससे मिलने के बाद ही सिनवार ने हिंसा का रास्ता चुना और मकसद क्या बनाया? इजराइल का खात्मा कर फिलिस्तीन देश बनाना। 1985 में सिनवार दूसरी दफा जेल पहुंचा। इसको लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं है। हमास कहता है याहिया जेनिन कैंप में जहर खुरानी से पीड़ित लड़कियों से मिलने गया था और दावा कि इसके पीछे इजराइल था। याहिया ने विरोध किया तो गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इस दफा भी वो जल्द छूट गया। उस समय इजराइल और लेबनान के बीच जंग चल रही थी। इजराइल के 3 सैनिक लापता थे। फिर सीरिया का एक चरमपंथी गुट सामने आया जिसका नाम था पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन जनरल, यानी PFLPGC। इसका लीडर था अहमद जिब्रिल। वो बोला, तीनों सैनिक हमारे पास हैं, बदले में फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ना होगा। कई दिनों तक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में बातचीत होती रही। इजराइल को मानना पड़ा और फिर इन 3 कैदियों के बदले उसे 1150 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ना पड़ा। इन कैदियों में जो छोड़े गए थे 1000 से ज्यादा, एक था शेख अहमद यासीन, जिसने 1987 में हमास की स्थापना की। यासीन को हमास का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। हमास का चार्टर बनाने में उसकी अहम भूमिका थी। इसमें इजराइल के समूल नाश की बात लिखी थी। याहिया सिनवार यासीन से बहुत प्रभावित था। जब यासीन जेल से छूटकर आया, सिनवार उससे मिलने पहुंचा। धीमे धीमे दोस्ती बढ़ती गई। फिर वो नया गुट खड़ा करने और इजराइल को नुकसान पहुंचाने में
चर्चा करने लगे और कई बरस बाद सिनवार ने उन मुलाकातों की कहानी को जेल में बयां किया इजरायली अधिकारियों के सामने। क्या बोला सिनवार? जब शेख जेल से छूटे मैं उनसे मिलने जाने लगा। हम फिलिस्तीन की स्थिति और इस्लाम विरोधी चीजों पर बात करते थे। हमने इजराइल का साथ देने वालों की जासूसी का प्लान बनाया, उनकी भी जो इस्लाम विरोधी थे। इसके लिए लोगों को रिक्रूट करने का फैसला किया गया। इसी क्रम में मजद ग्रुप की बुनियाद रखी गई। ये इजराइल के सहयोगियों को पकड़ता था और कई दफा हत्या कर देता था। फिर इन्हें एक नाम मिला इस गिरोह को, इस ग्रुप को। उन्हें खान यूनिस का कसाई कहा जाने लगा। सिनवार ने इस ग्रुप की मैकेनिज्म भी समझाई उदाहरण के जरिए। उसने बताया, हमें एक गद्दार का पता चला, उसका नाम रेमसी था। हमने 4 दिनों तक उसका पीछा किया, फिर एक रात उसके घर से किडनैप कर लिया। हमने पूछताछ की और उसने माना कि वो इजराइल के लिए काम करता है। फिर हम उसे खान यूनिस के एक कब्रिस्तान में ले गए, एक बड़ी कब्र में उतारा, काफिए से गला घोट कर मार दिया, सफेद चादर में लपेट कर कब्र में ही छोड़ दिया और फिर ऊपर से मिट्टी भर दी। सिनवार ऐसी कई हत्याओं के लिए आगे चलकर कुख्यात हो गया। बर्बरता उसकी पहचान बन गई। वो अपने दुश्मनों को जिंदा सीमेंट में चुनवा देता था। कई दफा उसके घर वालों के सामने भी ऐसा करता था ताकि दहशत एक कहानी की शक्ल में देर तक कायम रहे। 1988 में उसका नाम सुर्खियों में और भी प्रमुखता से लौटा, क्योंकि उसके नाम पर 2 इजरायली सैनिकों और 4 फिलिस्तीनी नागरिकों की हत्या का इल्जाम आया। मुकदमे के बाद 1989 में इजराइल की सीक्रेट अदालत ने उसे 4 आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 4 उम्र कैद, यानी अब वो जेल से कभी बाहर आने वाला नहीं था। उसे भुला दिया जाता, पर वो इसके लिए तैयार नहीं था। उसने जेल से कई दफा भागने की कोशिश की, हर बार पकड़ा गया, लेकिन बाहर जाने को लेकर वो तब भी आश्वस्त था और उसकी हरकतें ऐसा ही इशारा करती थी। 21वीं सदी के शुरुआती वर्षों में बेट्टी लहाद सिनवार के जेल की जेलर थी। मई 2022 में उन्होंने एक इंटरव्यू में कैदी सिनवार के बारे में कुछ बातें बताई। क्या बताई? वो अक्सर जेल में हिंसा और अराजकता फैलाने की साजिश रचता था, लेकिन जब जिम्मेदारी लेने की बात आती वो पीछे हो लेता। जेल के अंदर उसने अपना गिरोह बना लिया था। जिस शख्स से उसे दिक्कत होती उसे पिटवा देता। वो कैदियों को गार्ड्स पर हमला करने के लिए उकसाता, लेकिन जब जांच होती तो डर से कांपने लगता। दूसरों का नाम लेकर खुद को बचाने की कोशिश करता। सिनवार चालाक था। उसने जेल में एक टीम भी बनाई। ये लोग सभी टीवी और रेडियो चैनलों पर नजर रखते थे, इजरायली नेताओं को फॉलो करते थे, कौन क्या बोल रहा है, किसकी क्या पॉलिसी है। लहाद ने सिनवार के ऑपरेशन का भी जिक्र किया। बताया कि मैं ऑपरेशन के बाद उससे मिलने गई। मैंने कहा, जिस इजराइल को तुम बर्बाद करना चाहते हो उसी ने तुम्हारी जान बचाई है। इतना सुनते ही वो फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, आप प्लीज ये कहिए कि मैं बच जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं होगा। सिनवार बच गया। 2006 में हमास ने सुरंग के जरिए इजराइल में घुसपैठ की। इजरायली सैनिक गिलाड शालिद को अपने साथ ले गया, 5 बरस तक कैद में रखा। आखिर में इजराइल को झुकना पड़ा और शालिद के बदले 1027 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ना पड़ा। इसमें याहिया सिनवार भी शामिल था। उसने जेल में रहते हुए अपना रुतबा बना कर रखा था। वो फिलिस्तीनी कैदियों का लीडर था, इसलिए बाहर आने के बाद हमास की लीडरशिप में उसे जगह मिली। 2012 में उसे पोलित ब्यूरो में शामिल किया गया। इसको आप हमास की कैबिनेट कह सकते हैं। सिनवार फिलिस्तीन के सबसे उग्र और हिंसक नेताओं में गिना जाता था। माना गया कि अब संघर्ष बढ़ेगा। 2014 में यही हुआ। हमास ने 3 इजरायली नौजवानों को किडनैप किया। फिर इजराइल ने ऑपरेशन चलाया। 7 हफ्तों तक लड़ाई हुई। दोनों तरफ के 2500 लोग मारे गए। हमास को भारी नुकसान उठाना पड़ा और इसके चलते अंदर खाने तनातनी हुई। लीडरशिप को लेकर काडर संतुष्ट नहीं था। फिर फरवरी 2017 में सिक्का पलट गया और खबर चली कि हमास ने अपना नेता बदल दिया है और अब गाजा में याहिया सिनवार का राज होगा। उसने इस्माइल हानिया की जगह ली। हानिया को हमास का सुप्रीम लीडर बना दिया गया और वो कतर चला गया। जानकारों के मुताबिक असल में ये प्रमोशन नहीं, डिमोशन था, क्योंकि असली पावर गाजा में मौजूद लीडर के पास होती है। इस तरह याहिया सिनवार हमास का सर्वेसर्वा बन गया। इसके बाद इंटरनल झगड़ा भी थम गया, क्योंकि हमास के लिए सिनवार के क्रियाकर्म परफेक्ट हो चले थे और इसकी 3 बड़ी वजहें थी। पहली, लोकल लीडरशिप। सिनवार से पहले इस्माइल हानिया और खालिद मशाल के पास हमास की कमान थी। दोनों अक्सर गाजा से बाहर रहते थे, इसलिए स्थानीय लोगों से उनका कनेक्शन नहीं था। इसके बरक्स सिनवार खान यूनिस में पैदा हुआ था, उन्हीं के सामने जेल गया और जेल से आने के बाद उनके साथ ही रहा। नंबर 2, मिलिट्री विंग में पैठ। हमास की मिलिट्री विंग का नाम अल कासिम ब्रिगेड है। उसकी कमान मोहम्मद दीफ के पास है। सिनवार खान यूनिस में उसका पड़ोसी था। उसका एक भाई ब्रिगेड में सीनियर कमांडर था। सिनवार ने बड़ी आसानी से उनके बीच अपनी जगह बनाई
और अल कासिम ब्रिगेड को लगा कि पॉलिटिक्स ने उनके मकसद को कमजोर किया है, असली रास्ता तो हिंसा से होकर जाता है। तब सिनवार ने हामी भरी, सपोर्ट हासिल किया और हमास का लीडर बन गया। तीसरी वजह उसके अतीत से जुड़ी थी। सिनवार ने इजराइल की जेल में 24 बरस गुजारे थे। उसके नेताओं और उसकी पॉलिटिक्स से वो अच्छी तरह वाकिफ था। वो हमास के अधिकतर नेताओं की तरह करप्ट नहीं था और समझौता करने के बजाय नुकसान पहुंचाने में यकीन रखता था। इसीलिए उसे टेलर मेड लीडर के तौर पर देखा गया। कमान संभालते ही उसने अपनी मंशा भी जाहिर कर दी। इजरायली नागरिकों को बंधक बनाने का आदेश दिया ताकि उनके बदले फिलिस्तीनी कैदियों को छुड़ाया जा सके। फिर मई 2018 में बोला, हम जिल्लत और गुलामी के बदले शहीदों की तरह मरना पसंद करेंगे। हजारों लोग हमारे साथ शहीद होने के लिए तैयार हैं। उसका इशारा इजराइल पर आत्मघाती हमले की तरफ था। पहले और दूसरे इंतिफादा के टाइम हमास इस तरह के हमलों के लिए कुख्यात हो चुका था। हालांकि बयान के सिर्फ एक हफ्ते बाद सिनवार का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने एक इंटरव्यू में कहा, मैं ये नहीं कहता कि अब और नहीं लड़ूंगा, लेकिन हम युद्ध नहीं चाहते, हम सब कुछ शांतिपूर्वक चाहते हैं। मैं नाकेबंदी का अंत चाहता हूँ, अपने लोगों को आज़ाद देखना चाहता हूँ। इजराइल को लगा हमास सुधरना चाहता है तो उसने नाकेबंदी में ढील दी, बाहरी मदद को परमिशन दी। उन दिनों कतर हर महीने गाजा को लगभग 250 करोड़ रुपए भेजता था और ये पैसा इजराइल से होकर जाता था नकद सूटकेस में। इजराइल और यूएन के अधिकारी ये सूटकेस लेकर बॉर्डर क्रॉसिंग पर जाते, वहां इन्हें हमास के हवाले किया जाता। इसके अलावा गाजा के लोगों के लिए इजराइल ने वर्क परमिट भी बढ़ाया, जिससे वहां की अर्थव्यवस्था पटरी पर आने लगी। इन सब के बावजूद छिटपुट हिंसा की गुंजाइश बनी रही। मई 2021 में अल-अक्सा मस्जिद में छापेमारी के विरोध में लड़ाई हुई। 11 दिनों के बाद सीज फायर हुआ और उस वक्त हमास ने मामला बढ़ाने में दिलचस्पी नहीं ली। 2021 में ही फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद PIJ ने 2 बार इजराइल पर हमला किया। हमास ने इसमें भी हिस्सा लेने से परहेज किया। उसके नेता कतर में मदद और वर्क परमिट बढ़ाने का मुद्दा उठाते रहे। इन सब से इजराइल को भरोसा हुआ कि हमास हिंसा छोड़कर आगे बढ़ना चाहता है, पर यह सब छलावा था। पर्दे के पीछे कुछ और खेल चल रहा था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान हमास ने अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाई। 15,000 से अधिक रॉकेट तैयार किए। इनका कच्चा माल इजिप्ट से सुरंगों के जरिए लाया गया। उन्होंने मोर्टार, एंटी टैंक मिसाइलें और पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम भी जमा किया। इस बीच याह्या सिनवार ने ईरान और हिजबुल्लाह के साथ संबंध बहाल किए। सीरिया के सिविल वॉर में उनके बीच खटपट हुई थी, जो अब ठीक हो गई। ईरान बशर अल-असद की सरकार को सपोर्ट करता, जबकि हमास उनके विरोधी सुन्नी गुटों का समर्थन कर रहा था, इसलिए खटपट थी। सिनवार ने ईरान से समझौता किया। बदले में हमास के लड़ाकों को लेबनान और ईरान में ट्रेनिंग मिली। लेबनान में हिजबुल्लाह है, वो ईरान का प्रॉक्सी गुट है। इन सब से ध्यान हटाने के लिए सिनवार बीच बीच में जहर भी उगल रहा था। मसलन ये वीडियो 26 मई 2021 का है, सुनिए। ابنه كان في مخطط كتائب الشهيد عز الدين القسام أن تختتم هذه الجولة بضربة صاروخية من 300 صاروخ رشقة واحدة نصفها على تل أبيب وجوجدان. تم إيقافها في اللحظة الأخيرة نتيجة الوساطات التي كانت تتحرك والرجاءات التي كانت لنا. لم يكن هناك اتفاق، كان هناك وقف إطلاق للنار متزامن غير مشروط، وانتهى الأمر. نحن أردنا أن نوصل رسالة للعدو وللعالم أجمع وقد أوصلناها، وليعلم الاحتلال الصهيوني وليعلم العالم أن هذه كانت مجرد بروفة، مجرد مناورة صغيرة لما يمكن أن يكون لو حاول أن يمس بالمسجد الأقصى مرة أخرى. एक और क्लिप सुनिए, ये अप्रैल 2022 की है। الأقصى والقدس والمساس بالأقصى والقدس يعني حربا إقليمية دينية. ونحن عند مقدساتنا وديننا لن نبخل بشيء ولن نتردد في اتخاذ القرار. لكن نحن كفلسطينيين وكعرب وكمسلمين ونحن في محور وتحالف القدس نقول بشكل واضح أننا على أتم الجهوزية والاستعداد للدفاع عن أقصانا، ولن نتردد بالمطلق بإذن الله سبحانه وتعالى. وإحنا انكشف قبل أيام أننا قد أعددنا في الرشقة الأولى حين يلزم أن ندافع عن الأقصى 1111 صاروخ.
सिनवार ने बार बार दोहराया कि अगर अल-अक्सा मस्जिद में कुछ हुआ तो अंजाम भुगतना होगा। इससे सरकार का ध्यान वेस्ट बैंक में केंद्रित रहा, जबकि सिनवार का ध्यान कहीं और था। उसने आखिरी वक्त तक प्लान छिपा कर रखा और फिर 7 अक्टूबर 2023 को सरप्राइज अटैक किया। हमलावरों को ज्यादा से ज्यादा इजरायली सैनिकों को बंधक बनाने के लिए कहा गया था। सिनवार मानता है फिलिस्तीनी कैदियों को छुड़ाने का इससे बेहतर उपाय कुछ और नहीं हो सकता। वो खुद इसका जीता जागता उदाहरण है। हमास को उम्मीद थी कि हमला शुरू होने के बाद सभी फिलिस्तीनी इजराइल के खिलाफ विद्रोह करेंगे। अरब देशों के लोग भी अपनी सरकारों को युद्ध में उतरने को कहेंगे और हिजबुल्ला जैसे गुट भी उसका साथ देंगे। पर अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा हमास के अस्तित्व पर तलवार लटक गई है। एक इजरायली अधिकारी की कही बात बिल्कुल सटीक लगती है। याहिया सिनवार ने अपने हाथों से अपना और हमास का अंत लिख दिया है। अब इजराइल हमास जंग के लेटेस्ट अपडेट जान लेते हैं। जंग लगातार 34वें दिन जारी है। इजराइल का दावा, हमास के हमले में 1400 से ज्यादा लोग मारे गए, 300 से ज्यादा सैनिक थे। गाजा में जमीनी हमले में मरने वाले सैनिकों की संख्या 39 तक पहुंच गई। उधर गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री का दावा कि गाजा पट्टी में 10,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। इसमें कितने हमास के सदस्य थे, इसका स्पष्ट आंकड़ा सामने नहीं आया। दूसरा अपडेट ग्राउंड इन्वेजन से जुड़ा है। आईडीएफ के मुताबिक उन्होंने 10 घंटों तक चली लड़ाई के बाद हमास के एक अड्डे पर कब्जा कर लिया है। ये अड्डा गाजा सिटी के जबालिया कैंप के अंदर था। तीसरा अपडेट लेबनान से आ रहा है। हिजबुल्लाह ने एक बार फिर रीजनल वॉर की धमकी दी है। गुट के सेकंड इन कमांड शेख नईम कासिम ने बीबीसी से कहा, इजराइल बमबारी बंद नहीं कर रहा, इसका नतीजा खतरनाक हो सकता है और फिर ये किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा। इस जंग और देश दुनिया की तमाम हलचलों पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए ललन टॉप के साथ। आज की दुनियादारी में इतना ही। शुभ रात्रि।